नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा परमाणु संरचना का नियम। हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे परमाणु, तो उसी का भाग है परमाणु संरचना का नियम। तो ध्यान रखें, इससे पहले वाला यानी कल का जो वीडियो था वो था परमाणु जो होते हैं उनके मूल कणों की इम्पोर्टेंट क्या थी, सारणी थी। तो उस सारणी से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो वो इससे पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम परमाणु संरचना का नियम पढ़ेंगे। तो देखिए, उससे जो मूल कणों की सारणी से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। पिछले जो एग्जाम थे डीएमआरसी का हुआ, दिल्ली मेट्रो वाला, जैसे जयपुर मेट्रो का हुआ, उसमें टेक्निकल हेल्पर में आदि एग्जामों में क्या है, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन था उस सारणी से जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो देखिए किस प्रकार से बनता है। डीएमआरसी में आया हुआ क्वेश्चन है, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में पूछा गया है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। क्या था क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, क्या क्वेश्चन था, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, द्रव्यमान का कितना गुना होता है, कितना गुना। तो ध्यान रखें, ऑप्शन में इस प्रकार से था 1840, बी था 1845, सी था 1837 और डी था 1838। तो ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो ध्यान रखिए कितना होगा, 1837। कहीं बुक जो है उनमें 1840 भी दे रखा है और कहीं बुकों में 1845। तो जो ये आंकड़े हैं 1837, इसका क्या होगा राइट आंसर। ये कौन सी बुक में है, ये निम्मी वाली जो बुक होती है उसमें है। तो ध्यान रखें, इसका क्या होगा राइट आंसर 1837। अब 1837 कैसे हुआ, तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन हमने कल सारणी में देखा था, क्या था, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान हमने सारणी में देखा था, क्या था, उसमें लिखा हुआ था 1.6726 इंटू 10 की घात -27 kg। क्या होता है 1.6726 इंटू 10 की घात -27 kg, ये क्या होता है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.093 इंटू 10 की घात -31 kg। जब हम इसे डिवाइड करेंगे इसमें तो देखिए क्या होगा, अब ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को हटाएंगे और इसे 10 की घात -31 करेंगे। देखिए क्या कैसे होगा, तो ये चार बिंदु इसे पीछे लाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 16726 इंटू 10 की घात -31 kg। और ये क्या होगा 9.1093 इंटू 10 की घात -31 kg। तो देखिए यहाँ से 31 से 10 की घात -31 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जब हम ये 16,726 में जब हम 9.1093 का हम डिवाइड करेंगे तो एग्जिट वैल्यू क्या आएगी 1837, यानी 1836 पॉइंट कुछ आएगा, तो उसे कितना मान लिया गया 1837। तो ये ध्यान रखें कितना गुना होगा 1837। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी। और यदि ये 1837 न दे, यदि ऑप्शन में 1837 न हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, 1800। सबसे पहले तो कौन सी होगी, 1837 हो तो 1837, सेकंड कौन सी होगी 1840 और थर्ड पर कौन सी होगी 1845। तो ये ध्यान रखें 1837, उसके बाद में 1840, उसके बाद 1845। इस प्रकार से ये डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसी प्रकार से एग्जाम में, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, तो ध्यान रखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
और इसी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होगा। तो यदि बेसिक ऑप्शन दे दिया जाए 1/1840 तो वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो ध्यान रखें कितना होगा। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, फिर भी 1840। ऑप्शन में यदि 1837 हो तो राइट आंसर एग्जिट वैल्यू के हिसाब से कितना होगा, 1837। और यदि उल्टा पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो ऑप्शन में इस प्रकार से कितना आएगा, 1840, वो क्या होगा, राइट आंसर। तो ध्यान रखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी DMRC में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है, आवेश का मान होता है। अब इसमें बताना है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका मान बताना है कितना होता है। तो देखिए ऑप्शन था -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बी था -1.6 × 1.6021 × 10⁻⁻19 कूलम, सी था -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से डी देखिए, डी था नन। तो ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान होता है वो एग्जामिनर ने एग्जिट वैल्यू पूछी है। तो देखिए एग्जिट वैल्यू के हिसाब से कौन सा आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा ये कौन सा, -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। कल हमने यही सारणी में लिखा हुआ था। तो ध्यान रखिए सबसे पहले कहीं बच्चों ने इसी का भी राइट आंसर करके आते हैं कि ये राइट आंसर है, पर उसने एग्जिट वैल्यू के आधार पर क्वेश्चन पूछा। तो क्या है देखिए -1.6021 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया उस सारणी से, क्या था कि सर्वाधिक गतिशीलता कौन से मूल कण की होती है, यानी सर्वाधिक सर्वाधिक गतिशीलता होती है। तो ऑप्शन में देखिए क्या था, इलेक्ट्रॉन, बी था प्रोटॉन, सी था न्यूट्रॉन और डी था नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिए इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक गतिशीलता होती है, तो बताना है कि सबसे ज्यादा गतिशीलता कण किसकी होती है, कौन से मूल कण की होती है। तो ध्यान रखिए सबसे ज्यादा गतिशीलता किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की क्यों होगी, क्योंकि ये सबसे हल्का कण होता है, जो जितना हल्का कण होता है उसी की गतिशीलता सर्वाधिक होती है। तो ध्यान रखिए गतिशीलता का जो क्रम होगा वो क्या होगा, देखिए सर्वाधिक गतिशीलता किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद में गतिशीलता किसकी होगी, प्रोटॉन की, और फिर किसकी होगी, न्यूट्रॉन की। यानी सबसे कम गतिशील कण कौन सा होगा, न्यूट्रॉन, क्योंकि ये क्या होता है, सबसे भारी कण होता है। तो ये ध्यान रखें सर्वाधिक गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की, इसके बाद में प्रोटॉन की क्या है सबसे सर्वाधिक, फिर उससे कम प्रोटॉन, और सबसे कम गतिशील कण कौन सा होगा, न्यूट्रॉन। तो ये ध्यान रखें, ये भी DMRC में पूछा जा चुका है। अब देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है, परमाणु संरचना का नियम। तो देखिए परमाणु संरचना का नियम, परमाणु के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कल जो हमने पढ़ा परमाणु संरचना जो देखी थी वो किस प्रकार से थी, इस प्रकार से थी। ये क्या है, परमाणु का नाभिक, और ये क्या है, परमाणु की कक्षाएं। तो ध्यान रखें ये क्या है, नाभिक, और ये क्या है, कक्षा। ये क्या होती है, परमाणु की कक्षा। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है, और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो ये बेसिक ध्यान रखें। अब जो परमाणु संरचना का नियम है वो देखिए क्या है, फर्स्ट जो क्या है, यहाँ से देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि परमाणु सामान्य यानी विद्युत रूप से क्या रहता है, उदासीन। जैसे क्योंकि सामान्य परमाणु में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, बराबर। तो इसीलिए क्या रहता है, विद्युतीय रूप से उदासीन। तो देखिए परमाणु सामान्य विद्युत रूप से उदासीन रहता है। सामान्य विद्युत रूप से उदासीन रहता है। क्या रहता है, परमाणु सामान्य रूप से विद्युत यानी सामान्य विद्युत रूप से क्या रहता है, उदासीन। उदासीन क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर रहती है। तो ये ध्यान रखें। दूसरी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखें कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो ध्यान रखिए क्या होगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। गति करते रहते हैं। कल वाली वीडियो में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस प्रकार से गति करते हैं, कक्षाओं में गति करते हैं, चक्रणीय गति और कक्षीय गति, यानी जिसे बोला जाता है दीर्घवृत्ताकार गति। तो ध्यान रखें किसके, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। तो ये ध्यान रखें। अब यहाँ से थर्ड जो पॉइंट है, यहाँ से थर्ड पॉइंट आएगा कि परमाणु में कक्षाओं में, परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा। देखिए परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो क्रम होगा वो क्या होगा, 2n²। यहाँ पे देखिए n क्या है, n है कक्षाओं की संख्या। n क्या है, कक्षाओं की संख्या। n क्या होगी, कक्षाओं की संख्या। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट जो कक्षा होती है परमाणु की कैसे बहुत सारी कक्षाएं होती है। तो देखिए कौन कौन सी कक्षाएं होती है, K, L, M, N, O, P, Q। इस प्रकार से क्या होती है, परमाणु की कक्षाएं होती है। जो फर्स्ट कक्षाएं होती है कौन सी होती है, K। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट कक्षा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यहाँ से देखिए फर्स्ट कक्षा n बराबर 1 रखो तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 × 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं फर्स्ट कक्षा में, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा देखिए यहाँ से कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 × 2 कितना हो गया, 8। इसी प्रकार से देखिए 2 8 18 32 यहाँ कितना होगा 18 और यहाँ कितना होगा 8। तो ये ध्यान रखिए कितनी होगी। देखिए परमाणु की कक्षाओं को भरने का क्रम जो होता है वो क्या होता है, 2n²। जैसे ये पहली कक्षा है इसमें क्या होगा, K, L, इसी प्रकार से बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और एक और निकल के आता है कि परमाणु होता है, ये परमाणु जो है इनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखें। तो परमाणु की बाह्यतम कक्षा में हमेशा ध्यान रखें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखिए परमाणु की अंतिम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए कितने, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, परमाणु की अंतिम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ से चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और अर्धचालकों के जो परमाणु होते हैं उनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ से
अब यहाँ से देखिए चालक जो पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ? चालक पदार्थों में। तो देखिए चालक पदार्थों में जो चालक पदार्थ होते हैं उनकी जो बाह्यतम कक्षाएं होंगी उनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो ध्यान रखिए, देखिए चालक पदार्थों की जो बाह्यतम कक्षाएं होगी उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखिए 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ से देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 और 7। ये इलेक्ट्रॉन यदि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में हैं तो वह कौन सा होगा? वह चालक पदार्थ कहलाएगा। तो जैसे कैसे? यदि बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या होगा? चालक। 2 है तो चालक, 3 है तो चालक, 5 है तो चालक, 6 हो तो चालक और 7 हो तो चालक। जैसे देखिए एल्यूमिनियम क्या होता है? चालक पदार्थ होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। जैसे कॉपर होता है, कॉपर का कितना होता है? 29। ये कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक 29। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट जो कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी कक्षा जो होगी कितने होंगे? 8। और बाह्यतम जो कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। अब यहाँ से देखिए 2, 8 और 3 कितने हो गए? 13। तो देखिए जो बाह्यतम कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये कौन से पदार्थ की श्रेणी में आएगा? चालक पदार्थ में। तो यहाँ से देखिए कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। तो 29 देखिए पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में कितना हो गया? 18। तो देखिए यहाँ से 2, 8 कितना हो गया? 10 और 18 28 और 1 29। यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो इसीलिए ये कौन सा हो गया है? चालक पदार्थ की श्रेणी में आएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चालक पदार्थों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन दे दिया जाता है कि 8, 1, 4, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से देखिए अर्धचालक पदार्थ। कौन से? अर्धचालक। जो अर्धचालक जो होंगे, अर्धचालक में क्या होता है? तो ध्यान रखें अर्धचालक की जो बाह्यतम कक्षाएं होती हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन। अर्धचालक में कितना रहता है? 4। जैसे देखिए सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक पदार्थ है। जर्मेनियम देखिए, जर्मेनियम ये क्या है? अर्धचालक पदार्थ है। कार्बन देखिए, कार्बन भी एक अर्धचालक पदार्थ है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? 14। जर्मेनियम का कितना होता है? 32 और कार्बन का कितना होता है? 6। तो ध्यान रखिए। अब यहां से देखिए जो अर्धचालक होंगे उनकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो वही क्या कहलाएंगे? पदार्थ अर्धचालक कहलाएंगे। तो देखिए जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन जो परमाणु क्रमांक होगा, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 14। तो यहाँ से देखिए सिलिकॉन 2, 8 और 4। यहाँ से देखिए 2 और 8 10 4 14। तो ध्यान रखें इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो ये क्या कहलाएंगे? अर्धचालक पदार्थ की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ से देखिए 32, 2, 8, 18 और 4। तो यहाँ से देखिए 2 और 8 10 18 28 4 32। तो कौन सा हो गया? बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इसीलिए ये क्या कौन से पदार्थ की श्रेणी में आएंगे? अर्धचालक की श्रेणी में। यहाँ से देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो यहाँ से देखिए 2, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4। तो 4 और 2 6। तो यहाँ से देखिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये कौन सी श्रेणी में आएंगे? अर्धचालक की श्रेणी में आएंगे। तो ध्यान रखें। अब यहाँ से देखिए कुचालक पदार्थ। यहाँ से एक और देखिए कुचालक पदार्थ। ये यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। और आगे इनमें हमें कुचालक के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे, चालक पदार्थों को अलग से पढ़ेंगे और अर्धचालकों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो अभी इनका बेसिक जान लीजिए। कुचालक जो पदार्थ होंगे उनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ध्यान रखिए कितने होते हैं? 8, यानी पूर्ण भरा हुआ रहता है। तो अब यहाँ से देखिए अर्धचालक जो कुचालक पदार्थ होते हैं
कुचालक पदार्थ होते हैं, जो उदाहरण देखिए, कुचालक पदार्थों का उदाहरण देखिए नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10। यहाँ से देखिए आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18। तो ध्यान रखिए, अब देखिए नियोन जो होगा 2 और 8, तो देखिए 2 और 8 10। नियोन क्या है? गैस है। तो देखिए इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया? ये कुचालक पदार्थ। अब यहाँ से देखिए आर्गन, आर्गन का देखिए 2 8 और 8, तो देखिए 2 और 8 10 और 8, यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ध्यान रखें। तो इसी प्रकार से चालक, कुचालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक, इन पदार्थों की पहचान के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक पदार्थों के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 2 3 5 6 और 7। यदि ये इलेक्ट्रॉन दिखे तो वो कौन सा पदार्थ होगा? चालक पदार्थ। और यदि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4, तो वो कौन सा होगा? अर्धचालक। और कुचालक में क्या होता है? पूर्ण भरी हुई रहती है, कक्षाएं क्या रहती है? पूर्ण भरी हुई रहती है, यानी बाह्यतम कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ये ध्यान रखें, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। और हमेशा ध्यान रखें, जो बाह्यतम कक्षा होगी यानी अंतिम जो परमाणु की कक्षा होगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 8। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8। अब देखिए, यहाँ से एक चीज और देखने को मिलती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है? कौन सा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? जैसे मानो कि ये परमाणु है, ये कोई परमाणु है, इसकी बाह्यतम कक्षा में माना कितने? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और जैसे जैसे परमाणु की, इधर समझे एक बार, जैसे जैसे परमाणु की कक्षाएं बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे परमाणु की कक्षाएं बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा कि जो ये नाभिक होता है, नाभिक जो होता है, नाभिक का क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन पर, जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे है, तो ध्यान रखिए जो नाभिक का जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहता है? पास वाली कक्षा में। किस में रहता है? पास वाली कक्षा में। और जैसे जैसे हम कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आकर्षण बल कम होता जाएगा। जैसे जैसे आकर्षण बल कम होता जाएगा तो क्या होता है कि जैसे जैसे परमाणु संख्याएं बढ़ती जाती है, तो बाह्यतम कक्षाओं में, जैसे फिर से कक्षाएं बढ़ी, तो बाह्यतम कक्षाओं में जो फोर्स होता है उसका मान क्या होता है? कम होता है, कम होता चला जाता है, और वह थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करते ही क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो ध्यान रखिए, परमाणु का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यानी थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करते ही क्या हो जाता है? वह मुक्त हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब यहाँ से देखिए, जैसे जैसे यह क्या होगा, जैसे यहाँ से एक कक्षीय ऊर्जा होती है, इसे समझे। कक्षीय ऊर्जा क्या होती है? इसे En से दर्शाया जाता है। ये क्या होती है? ये कक्षाओं के समानुपाती होती है। सॉरी, यहाँ से परमाणु क्रमांक की क्या होती है? समानुपाती होती है। और कक्षाओं के विलोमानुपाती होती है। वर्ग के क्या होती है? विलोमानुपाती। तो ये ध्यान रखें, जब इसे और ओपन कर दिया जाता है, इस समानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है, तो क्या होगा? 13.6 इंटू Z²/N², ये होगा। तो ध्यान रखें इस फॉर्मूले को। जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो ऊर्जा का मान घटता जाएगा। तो थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो देखिए, परमाणु की
बाह्यतम कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ही ऊर्जा प्राप्त करते ही मुक्त हो जाता है वहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ध्यान रखें, जो मुक्त होता है, जो परमाणु से एक परमाणु से कक्षाएं छोड़कर दूसरे परमाणु में जाता है, यानी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखें, इस इलेक्ट्रॉन से पहले यानी सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? यही इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? मुक्त होता है। तो ये ध्यान रखें, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ से देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसे भी समझे। अब यहां से देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है यह परमाणु के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? परमाणु के अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है यही क्या करता है? परमाणु के गुणधर्म को निर्धारित करता है। ध्यान रखें, जैसे कि उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे तो वह पदार्थ कौन सा हो गया था? कुचालक। और यदि बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था तो वो कौन से पदार्थ हो गए थे? चालक पदार्थ। और यदि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन थे तो वो कौन सा हो गया पदार्थ? कुचालक। तो ये उसके गुणधर्म को निर्धारित करता है, कौन सा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान रखें, यह परमाणु के गुणधर्म को निर्धारित करता है। क्या करता है? गुणधर्म को निर्धारित करता है। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ये परमाणु के गुणधर्म को क्या करता है? निर्धारित करता है। परमाणु के गुणधर्म को निर्धारित करता है, यानी परमाणु के गुणधर्म को क्या करता है? निर्धारित करता है। तो ये ध्यान